नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मुझे बड़ी हैरानी हुई योगी आदित्यनाथ का भाषण सुन के विधानसभा में। उन्होंने कहा कि कुंभ में हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से ढूंढ रहा था, तलाश रहा था चीजें। गिद्धों को वहां लाशें दिखी, सुअर को वहां गंदगी मिली और इस तरह की तमाम बातें। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ऐसी बातों की। कुंभ में जिन लोगों की मौत हुई, चाहे वो भगदड़ में मृत्यु हो गई, बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई, क्या उनकी लाशें गिद्धों के लिए छोड़ी जा सकती हैं? क्या मुख्यमंत्री स्वीकार कर सकती हैं कि कुंभ में गंदगी थी जिसको सुअर ढूंढते हुए पहुंच गए? और ये कौन सी शब्दावली है कि कुंभ में गिद्धों को लाशें दिख रही हैं, सुअर को गंदगी दिख रही है? क्या सवाल उठाना गलत था? ये पूछना गलत था कि जो पिछले कुंभ में कैग की रिपोर्ट विधानसभा में रखी गई, ये पाया गया कि पिछला कुंभ जो योगी सरकार ने ही कराया था, उसमें करोड़ों का घोटाला हुआ। तो क्या मेला अधिकारी विजय किरण आनंद पे एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी पिछले कुंभ के घोटालों की? ये सवाल पूछना क्या गिद्ध होना है? और फिर ये सवाल पूछना भी क्या गिद्ध होना है कि वही मेला अधिकारी विजय किरण आनंद इस बार कुंभ का मेला अधिकारी क्यों था? उसमें ऐसे कौन से लाल लगे हैं? और ये पूछना भी क्या गुनाह है कि जिस आईपीएस को सबसे चरित्रहीन बता रहे थे खुद योगी आदित्यनाथ, वो मेले का डीआईजी कैसे है? क्या ये सवाल गिद्ध है? लेकिन एक व्यक्ति बड़े मजे में है इन सब फजीहत के बाद। उनका नाम है अमित शाह। ये बात मुझसे अभय द्विवेदी जी ने कही। मैंने शो कर रहा था, इस विषय पे बात करी। मैं हैरान था कि योगी जी इतने गुस्से में क्यों आ गए। तब अभय द्विवेदी जी ने एक एक करके पड़ताल वाली बातें बताई और बताया कि किस तरह योगी का प्राइम मिनिस्टर वाला जो खेल था वो सारा फ्लॉप हुआ। क्या है कुंभ के पीछे गिद्ध और सुअर के साथ साथ प्रधानमंत्री की कुर्सी की राजनीति? ये तमाम बातें हम करेंगे अभय द्विवेदी जी के साथ। बहुत रोचक बातचीत है, जरूर सुनिएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर करिएगा। चलते हैं अभय द्विवेदी जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। कुंभ जितने विस्तार के साथ, जितने भव्य तरीके के साथ यूपी सरकार ने सोचा था उसकी चर्चा होगी, उतनी चर्चा हो नहीं पाई। भगदड़ हुई, सरकार के ऊपर आरोप लगे कि उससे लाशों को छुपाया। सबसे पहले देश भर में 4 PM ने दिखाया, सुबह 10 बजे दिखाया कि किस तरह एक एक करके लाशें लाई जा रही हैं पोस्टमार्टम हाउस पे, जब सरकार कह रही थी हुँ, कुछ नहीं था वहां पे। उसके बाद हल्ला मचा, हंगामा मचा और तमाम एक के बाद एक घटनाएं, एनजीटी हुँ, की, पानी प्रदूषण की बात हो या कोई भी बात हो। हुँ, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी बड़े गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि कुंभ में जिसने जो देखा वो मिला। गिद्धों को लाशें मिली, सुअर को गंदगी मिली। इस तरह का हुँ, थोड़ा मेरे ख्याल से स्तरहीन बात थी, योगी जी को शोभा नहीं देता। लेकिन फिर हम लोगों ने ट्वीट भी किया और ये बात भी ज़िक्र सामने आया, लोगों ने पूछा कि जो वहाँ पे मरे, चाहे बीमारी से मर गए, चाहे भगदड़ में मच गए, क्या उनकी लाशें गिद्धों के हवाले कर दी गई थी? योगी जी ने कहा कि जिन्होंने सुअरों को गंदगी मिली, तो क्या योगी जी स्वीकार कर रहे हैं वहाँ गंदगी थी? क्या वहाँ लाशें गिद्धों के लिए छोड़ दी गई थी? और ये भाषा, इतना गुस्सा, इतना तीखापन, ये सब भाषा में क्यों योगी जी उतर आए? क्या ये सपना था कि भव्य कुंभ होगा, उसके बाद देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी तक वो पहुँच जाएँगे, लेकिन वो फ्लॉप हो गया और कहीं न कहीं ये टीस उनको अंदर है। आपको क्या लगता है ये भाषा शैली योगी आदित्यनाथ ने क्यों अपनाई होगी हाउस में? अच्छा संजय जी, आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे उलट के एक सवाल पूछता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी ने कब शिष्ट भाषा शैली अपनाई है? ये तो कुंभ का संदर्भ है। आप कुंभ के संदर्भ से पहले वो इतने लंबे अरसे से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या उन्हें शिष्ट भाषा शैली के लिए जाना जाता है? क्या उनके नाम के साथ योगी लगा हुआ है? हैं? क्या योगी शब्द से जो हमें अनुभूति होती है, कि ये व्यक्ति जो है ना वो अ, हम हमारे और आप जैसे घर गृहस्थ दुनियादार लोग जो हैं, उनसे परे जाकर भई नरेंद्र मोदी तो अपने नाम के साथ योगी नहीं लगाते। नरेंद्र मोदी जो भी कहें, ठीक है, वो राजनेता हैं। उनको राजनीति की शैली में उनके नाम के साथ योगी नरेंद्र मोदी नहीं लिखा हुआ है। हालाँकि वो भी अपने आप को विष्णु का अवतार कहते रहे हैं, तो वो भी उनके साथ नहीं लिखा हुआ। तो योगी जी को आप देखिए, योगी जी ने आज तक एक भी प्रमाण नहीं दिया है सार्वजनिक जीवन में सिवा भगवा वस्त्र पहनने के, कि उनके अंदर किसी योगी जैसी कोई भी योग्यता है। कोई योग्यता नहीं है, ना वो धर्म की कभी बात करते हैं, ना अध्यात्म की कोई बात करते हैं, ना ममता की बात करते हैं, ना दया की बात करते हैं,
न क्षमा की बात करते हैं, न शील की बात करते हैं, न संकोच की बात करते हैं। ये सब जो संतों के और योगियों के गुण होते हैं, ना वो स्थिति प्रज्ञ हैं? यानी खुशी स्थिति प्रज्ञ का मतलब ये है कि दुख और सुख से परे जो आदमी चला जाता है, वो स्थिति प्रज्ञ हो जाता है। तो वो है। अच्छा, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और उनके मुँह से हमेशा ही आक्रामकता और वाक हिंसा, मौखिक हिंसा, ये सब निकलती रहती है। आज जो जिस जिस बयान का आप ज़िक्र कर रहे हैं, वो बयान वो लिख कर लाए थे, पढ़ के जी, सुनाया है उन्होंने उसको। जब उन्होंने लिख कर लाए थे, यानी सोचा होगा घर जाके कि हम कितना भीषण आक्रामक बयान दें, ताकि हुँ, उसमें कोई उसकी आक्रामकता में, उसकी भीषणता में, उसकी जो मौखिक हिंसा है, उसका जो घिनौनापन है, उसके अंदर कोई कमी न रह जाए, इसलिए लिख के लाए एक पर्ची के ऊपर और लिख कर उन्होंने पढ़ा। जो सुअर और अ, गिद्ध वाला जो शब्द है, अभिव्यक्ति है, वो लिख कर लाए थे, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। सवाल ये है कि उन ऐसा उन्होंने एक तरह से देखा जाए अपने ही द्वारा बनाए गए जो निम्नतम मानक थे, निकृष्टतम जो मानक थे, उन्होंने उससे भी ज़्यादा नीचे चले गए। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं ही हैज़ टच्ड ए न्यू लो। एक नई गहराई, नई नई गिरावट के शिकार वो दिखाई पड़े। अब सवाल ये है कि आखिरकार वो कौन-सी चिढ़ है, कौन-सी खीज है, कौन-सा मानस है, जो उनको ऐसा करने पे मजबूर कर रहा है? मैं शुरू से कहता रहा हूँ, तो कुंभ के शुरू होने से पहले से कह रहा हूँ कि योगी जी ने कुंभ के नाम पर एक बहुत ही विशाल राजनीतिक प्रपंच किया है। उस राजनीतिक प्रपंच के पीछे उनकी योजना ये थी कि जिस तरह 2013 के कुंभ में जब नरेंद्र मोदी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री पद का मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां धर्म संसद से ही प्रस्ताव पारित करवा लिया था कि भाई इनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। इसके जरिए चूंकि कुंभ में धर्म संसद ने प्रस्ताव पास किया था, इसलिए मोदी जी ये मानते थे कि संघ के ऊपर और भाजपा के आला कमान के ऊपर बहुत दबाव बनेगा, ताकि उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार वो घोषित कर दें। हालांकि अपने प्रयासों में वो कामयाब रहे, लेकिन उसमें केवल वो प्रस्ताव ही मुख्य कारक नहीं था, और भी कई तरह की भूमिकाएं थी। हम लोग इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं, आगे भी कर सकते हैं। तो ये एक उदाहरण था योगी जी के सामने। मुझे लगता है कि रणनीतिकारों ने भी इनके कान में फुसफुसाया, कहा कि अब फिर से जो कुंभ आ रहा है, इस कुंभ को एक तो हम आज तक का सबसे विशालकाय कुंभ बनाएं, करोड़ों-करोड़ों लोग उसमें आए, इसीलिए वो 144 साल वाला जो है वो पूरा वितंडा तैयार किया गया, उसका जम के प्रचार किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने के 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपए उसके अंदर खर्च कर दिए गए और कोशिश ये रही कि धर्म संसद की जो मीटिंग इसमें होनी नहीं थी, क्योंकि राम मंदिर बन चुका है, उसके बाद धर्म संसद अब भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से बाहर हो गई है। अब धर्म संसद वगैरह होती है, भाजपा उसको मान्यता नहीं देती, भाजपा वाले उसकी बस सोचते नहीं, इसलिए उस धर्म संसद का कोई प्रचार नहीं होता। अभी भी धर्म संसद की बैठक होती रहती है, दिल्ली में भी हो चुकी है, लेकिन उसको कोई भाजपा चूंकि लिफ्ट नहीं देती, इसलिए धर्म संसद की कोई औकात नहीं रह गई। तो इस कुंभ के आयोजन के जरिए योगी जी ये दिखाना चाहते थे कि हिंदुत्व की राजनीति के लिए वो देश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण हस्ती है। इसके लिए वो ये तो बात सही है, जितने लोग डुबकी लगाने आते हैं, उतने लोग भाजपा के वोटर नहीं हो सकते। जितने भी लोग वोट आए, कितने लोग आए ये छोड़ दीजिए, वोटर नहीं हो सकते। लेकिन जो हिंदुत्ववादी राजनीति है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की जो राजनीति है, उसके संगठनों की जो राजनीति है, कट्टरपंथी कार्यकर्ताओं की जो राजनीति है, उनमें योगी जी अपने आप को स्थापित करना चाहते थे कि अब भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी जब खाली होगी, तब उस पे एक ही व्यक्ति बैठ सकता है और उस व्यक्ति का नाम अमित शाह नहीं है, उस व्यक्ति का नाम योगी आदित्यनाथ है। ये वो इस कुंभ के जरिए साबित करना चाहते थे। गलती उनसे क्या हो गई? गलती उनसे ये हो गई कि उन्होंने कुंभ का आयोजन बहुत ही ज्यादा विशाल कर दिया, महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी कर दी। इतनी क्षमता है नहीं। और कोई भी व्यक्ति, मैं तो ये कहता हूं कि अमेरिका भी करने की कोशिश करे, कोई भी इतना बड़ा आयोजन करने की अगर कोशिश करेगा, तो उससे गलतियां होंगी, अव्यवस्था होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर होगी। और कुंभ कुंभ जो आजादी के बाद जो कुंभ हुए, अगर उनका इतिहास देंगे तो हर कुंभ में कोई ना कोई दुर्घटना होती है, लोग मरते हैं। कुंभ में नहीं मरते हैं तो दुर्घटना रेलवे प्लेटफार्म पे हो जाती है, कुछ ना कुछ जरूर होता है। कांग्रेस के जमाने में भी हो रहा था,
उसके बाद भी हो रहा, सब तरफ होता ही कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो इसमें भी होना ही था, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम था, इसलिए बहुत ज्यादा व्यवस्था हुई, बहुत ज्यादा लोग मरे। अच्छा, अब इसके बाद में अब योगी जी को लग रहा है कि ये बात कहीं उनके हाथ से फिसल गई है, इसलिए आजकल उनसे जो भी मिलने जाता है, कई लोग मुझसे जो उनसे मिलके आए मुझे बता चुके हैं कि उन्होंने क्या बातें की, वो सिर्फ कुंभ के बारे में ही बड़बड़ाते रहते हैं, उसी की बात करते रहते हैं। वो कहते रहे देखिए लोग मर गए, लोग इसकी बात कर रहे हैं, हमने कितना बड़ा आयोजन किया, ये कोई भी बात नहीं कहता, हमने कितना बड़ी उपलब्धि की, ये बात नहीं कही जा रही, मैं तो बड़ा संतुष्ट हूं कि मैंने ऐसा कुछ कर दिखाया। तो अब ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का मामला रह गया है, केवल ये मामला रह गया है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का। अब विपक्ष आलोचना कर रहा है तो विपक्ष को गाली दे रहे हैं, गिद्ध कह रहे हैं, सुअर कह रहे हैं, और ये भूल जाते हैं कि ये कहकर वो उत्तर अपनी ही सरकार की संस्था जो है, जो प्रदूषण नियंत्रण संस्था है अपनी सरकार की, हाँ उसको, और केंद्र सरकार की, भारत सरकार की संस्था जो है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसको गिद्धों को और सुअर की श्रेणी में डाल रहे हैं। हाँ सही ये बात है। स्थिति है। हाँ अच्छा, एनजीटी अब सब लोग चुप है भाई। धर्मेंद्र प्रधान जो है वो पर्यावरण मंत्रालय के हैं, वो तो अभी तक कुंभ में डुबकी लगाने गए नहीं। हाँ शायद उन्होंने उनको तो लग रहा होगा एनजीटी की रिपोर्ट देख ली होगी ना कि तो मेरी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। उन्हें लग रहा होगा कुंभ में डुबकी लगाएंगे तो हम तो भूमूत्र में डुबकी लगा के डुबकी लगानी पड़ेगी हमें। अरे हमने इंस्टाग्राम पे डाला, उसको 1.25 करोड़ लोगों ने देखा रील को, कि 40 के अंश है पानी में। और देखिए अभी नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर डुबकी लगाने वाली भी दोबारा दिखाई जा रही थी टीवी के ऊपर, तो मैंने ध्यान से उस तस्वीर को देखा, पहले नहीं देखा था। मोदी जी उस पानी का आचमन नहीं कर रहे हैं, वो उस पानी में बड़ी चालाकी से, सावधानी से केवल अपनी उंगलियों का ऊपर का हिस्सा डुबो रहे हैं, और उसको उठा के यहां लगा रहे, ऐसे कर रहे हैं, डुबोते हैं फिर यहां लगाते हैं, डुबोते हैं फिर यहां लगाते हैं, इस तरीके से कर रहे हैं मोदी जी, क्योंकि मोदी जी भी जानते हैं कि ये है क्या। अब राजनीतिक नाटक करने के लिए, है सुपर हिंदू बनने के लिए ये सब करना जरूरी है। अखिलेश यादव ने तो कहा कि पानी पी क्यों नहीं रहे हैं, पानी वही वाला पानी पीना चाहिए ना, हाँ, इनको दिखाना तो चाहिए। ये देखिए ये कुंभ जो है, कुंभ बहुत बड़ा आयोजन किया जा सकता था कुंभ का, और जब उसमें गलतियां होती, लोग मरते या लोग फिसल के गिरते या अव्यवस्था होती, ट्रैफिक जाम होता, कुछ भी होता है, और उसकी जब गलतियां गिनाई जाती, ये कहा जा सकता था कि बहुत बड़ा आयोजन है, इसमें कुछ ना कुछ गलतियां होना बहुत लाजमी है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं अधिकतम ठीक करें। सरकारी अफसर, पुलिस वाले, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी सब दिन रात लगे हुए हैं, और हम लोगों को उनके प्रयास पर ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनका प्रयास कामयाब हो। ये भाषा भी अपनाई जा सकती थी हाँ ठीक बात है। भाई, जिस जिस जहां करोड़ों लोग, करोड़ों हिंदू आ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, वहां पर हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत अव्यवस्था भी हम बर्दाश्त कर लेंगे। सबका हृदय बहुत उदार है इस मामले में, किसका हृदय उदार नहीं है। अब इसमें चूंकि अखिलेश ने आजम खान को कुंभ का इंचार्ज बनाया था, इसलिए उसके ऊपर भी उन्होंने छीटाकशी कर दी। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे मनोज काका, उन्होंने बहुत दबा के टीवी पे कहा कि आजम खान के अंदर ज्यादा सद्भावना है, ज्यादा मानवता है योगी आदित्यनाथ के मुकाबले। उन्होंने कोई बचाव नहीं किया इस बात पे। उन्होंने कहा आजम खान को हमने उसका इंचार्ज बनाया था, हमने बिल्कुल ठीक किया था, और उनका आचरण मुख्यमंत्री के आचरण से ज्यादा बेहतर है। अरे वो अखिलेश यादव ने आजम खान के टाइम की हार्वर्ड की किताबें भेजी विधानसभा अध्यक्ष को, ट्वीट भी किया। हार्वर्ड ने, यूनिवर्सिटी ने आजम खान वाले कुंभ को, अखिलेश यादव वाले कुंभ को सराहा, और एक भी दुर्घटना नहीं हुई थी। रेलवे स्टेशन और जो स्टेशन और दुर्घटना हुई थी वो स्टेशन तो हुई थी, आजम खान कोई रेल मंत्री नहीं है भारत सरकार। भारत सरकार। और तो मुझे तो मैं याद है, कहना ही चाहता हूँ, जूते उतार के गंगा जी पे आचमन करते हुए मैंने आजम खान के वीडियो देखे थे, मुस्लिम होते हुए। जी जी, नहीं मुस्लिम, अरे फारूक अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला से बढ़िया भजन कौन सा नेता गाता है? बिल्कुल ठीक बात है। फारूक अब्दुल्ला से बड़ा कोई बढ़िया कोई भजन गाता है? कोई रामचरितमानस की चौपाइयां फारूक अब्दुल्ला ज्यादा गाता है? वैष्णो देवी की भजन फारूक अब्दुल्ला ज्यादा कोई बढ़िया लय में गाता है? ये सब क्या बात करते हैं भाई? ये लोग, इन लोगों ने जो धर्म के नाम पे फैला रखा है, इसकी पोल सारे हिंदुस्तान में खुल चुकी है, और उसकी पोल खुलने का सबसे बड़ा सबूत है रामलला का मंदिर। रामलला का इन्होंने मंदिर बनाया, प्राण प्रतिष्ठा की, इनको वोट नहीं मिला उसके बदले में। और अब योगी जी का भी वही हश्र होगा। इन्होंने
उन्होंने सोचा कि रामलला के मंदिर में तो मोदी जी का ही चेहरा चमक रहा था, नंबर 2 पे थे मोहन भागवत और नंबर 3 पे थे हम। भाई राष्ट्रीय संस्कृत सरसंघचालक से तो आगे ये खड़े नहीं हो सकते थे। ठीक तो बात है। पहली आरती इन्होंने की मोदी जी ने, दूसरी हमने और आपने देखा है ना पूरा। दूसरी लाइव देख आरती इन्होंने की और तीसरी आरती करने का नंबर इनका आया। तो अब सोचते हैं हम एक ऐसा काम करेंगे जिसमें हम नंबर 1 होंगे, हुँ। क्योंकि सारी व्यवस्था हमारे हाथ में होगी, हम ही सिरमौर होंगे। इसकी इसकी सफलता का ताज हम पहनेंगे, इसका मुकुट हम लगाएंगे। अब उसमें हो गई ये गड़बड़, और कोई प्रशंसा कर नहीं रहा है, तो सारी प्रशंसा खुद अपने मुंह से खुद अपनी ही तारीफ कर रहे हैं। ये स्थिति क्या लग है। रहा है तो चूक कर गए जी, योगी आदित्यनाथ इन व्यवस्थाओं में चूक कर गए? दूसरा सवाल बड़ा सवाल ये है कि जो पॉलिटिकल रेस थी अमित शाह को पीछे छोड़ देंगे। क्या हुँ। लगता है अब वो रेस में पिछड़ गए अमित शाह ने बड़ी सफाई के साथ क्योंकि भाई जब भगदड़ मुझे तो लगता है कि अमित शाह राजनीतिक रूप से ज़्यादा कुशल हैं और उनके पास अ, नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी बनने के ज़्यादा मौके हैं। अगर आप देखें, अगर आप इसको मान के चलें कि 2 लोग भाग दौड़ रहे हैं और दूर प्रधानमंत्री की कुर्सी रखी हुई है, उस कुर्सी में आज की तारीख में कौन पहले पहुँचता हुआ लगता है, तो अमित शाह योगी आदित्यनाथ से काफ़ी आगे लग रहे हैं। अच्छा अभय जी मुझे तो एक चीज़ का और सवाल दीजिए, मुझे उत्तर जवाब प्रदेश दीजिए। में तो प्रशासन की हालत बहुत खराब है ना। हुँ, एक चीज़ का जवाब और दीजिए। कुंभ हाँ। में भगदड़ मची, हम लोगों ने 10 बजे जैसे मैंने बताया कि 10 बजे हमने दिखा भी दी थी डेड बॉडी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि वहाँ पे कुछ लोग घायल हुए हैं, कोई मौत की हुँ, बात नहीं करी। दोपहर के 2-3 बज गए। पहला ट्वीट कायदे से यूपी सरकार की तरफ से आना चाहिए कि दुखद हुए, कुछ लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं या इतने लोग हुँ, मर गए। लेकिन यूपी सरकार ने नहीं किया। सबसे पहला ट्वीट हुँ, प्रधानमंत्री ने कर दिया। हुँ, प्रधानमंत्री को पता तो होगा कि भई यूपी सरकार से कभी कोई ट्वीट नहीं हुआ है, कुछ हुँ, छुपाया जा रहा है। प्रधानमंत्री पहले योगी जी से कह सकते थे कि तुम ट्वीट करो फिर मैं ट्वीट करूँगा। लेकिन पहले हुँ, प्रधानमंत्री ने कह दिया जो लोग मरे हैं बड़े अच्छे शब्दों में जो दिवंगत हुए हैं उनको मेरी श्रद्धांजलि जी, इस टाइप का ट्वीट कर दिया। तो हड़कंप मचा कि अब तो बता ही नहीं रहे हैं मौत आएँगी तो प्रधानमंत्री तो योगी जी रोते हुए फिर नज़र आए। दूसरी बात एनजीटी पूरी तरह से पता है कि एनजीटी के जो चेयरमैन हैं, कितने बड़े मोदी भक्त हैं, कोई छुपा तो है नहीं। उनके बारे में बच्चा-बच्चा जानता है। कोरोना हुँ, में जब लाशें गिर रही थी, तो मैंने बहुत बढ़िया स्टडी करी मेरे और मेरे एडवोकेट ने, हम लोगों ने रिट करी एनजीटी में। उस समय हुँ, में चूँकि रिट इतनी अच्छी थी मेरी, यूपी सरकार को, बिहार सरकार को और हुँ, केंद्र सरकार को नोटिस जारी हुए। लेकिन हुँ, उसके बाद हुआ कि कोरोना में बदनामी हो जाएगी, उस हुँ, पे डेट कर दी, अभी तक फैसला नहीं हुआ, क्योंकि फिर हुँ, मोदी जी की बदनामी है। लेकिन वही एनजीटी 2-2 हुँ, बार यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दे रहा है। हुँ, जिस कुंभ को जिस कुंभ को सबसे बड़ा ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं योगी जी, हुँ, मोदी जी की एनजीटी, मैं तो इसलिए कहूँगा कि कोई शक नहीं है मुझे उसमें, उनकी भक्ति भाव जितने एनजीटी के चेयरमैन करते हैं। तो क्या दिल्ली पंच कर रहा है? वो गोदी मीडिया के चैनल जो अमित शाह के सबसे दुलारे हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, एक मालिक हैं या संपादक हैं, अमित शाह जी के बिल्कुल दाहिने हाथ हैं। उनके चैनल ने ऐसी की तैसी करके रख दी, जब हम लोगों ने दिखा दिया उसके बाद। ऐसे कई चैनल हैं, जो मोदी जी के बड़े दुलारे हैं, जो हरेन जोशी की मर्ज़ी के बिना साँस नहीं ले सकते, वो कुंभ पे योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हो गए। हुँ। इसका मतलब दिल्ली भी इस अव्यवस्थाओं को उजागर करना चाहता था। वो चाहता था कि पिन मारी जाए कहीं न कहीं। अच्छा, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं आपको थोड़े से भाजपा के पुराने इतिहास में ले चलूँगा। हुँ, अटल बिहारी वाजपेयी ने भाजपा की राजनीति में कल्याण सिंह को ढक्कन क्यों बनाया था? हाँ। हैं? क्योंकि अटल जी को पूरा यकीन था कि लखनऊ से उनके चुनाव में कल्याण सिंह ने कुछ भितरघात किया। हुँ, अटल जी को पूरा यकीन था कि इस बंदे ने लखनऊ से हमारे चुनाव में कुछ ऐसा काम किया है जिससे हमें चुनाव में नुकसान होते-होते बचा है। हुँ, जैसे ही अटल जी को ये एहसास हुआ, उन्होंने तय कर लिया कि अब कल्याण सिंह को भारतीय जनता पार्टी के अंदर से इनको बिल्कुल हाशिए पे फेंक देना है और कल्याण सिंह भी इसको समझ गए। इसलिए कल्याण सिंह ने किनारा खुद काट लिया, भाजपा छोड़ दी, अलग पार्टी बनाई और उसके बाद अटल जी को पानी पी-पी के उन्होंने कोसा। हैं? उन्होंने साफ कहा जो मुख्यमंत्री बने रामप्रकाश गुप्ता, कल्याण सिंह की जगह उनके बारे में कहा कि मुख्यमंत्री भुलक्कड़ और प्रधानमंत्री पियक्कड़, ये सब बोले थे ना वो।
हाँ, बिल्कुल बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री भुलक्कड़ और प्रधानमंत्री पियक्कड़। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पराभव शुरू हो गया, पतन शुरू हो गया। लोधियों ने समाजवादी पार्टी को वोट देना शुरू कर दिए और भाजपा बुरी तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिटने लगी। उसका वोट घटते-घटते 20% से नीचे चला गया। आपको याद है पूरी घटना, पूरा घटनाक्रम? हाँ, उसके बाद भाजपा लंबे अरसे तक उत्तर प्रदेश में चुनाव हारती रही। अच्छा, उसके बाद 2 लोकसभा चुनाव हारी उत्तर प्रदेश में भाजपा। इसी इसी तर्ज पर नरेंद्र मोदी को पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की जो पराजय हुई है, वो योगी आदित्यनाथ की वजह से पराजय हुई है। हुँ, हुँ, अटल जी को तो केवल शक था अपने निर्वाचन क्षेत्र को लेकर, हुँ, लेकिन बिल्कुल, नरेंद्र मोदी को शक नहीं है। यकीन नरेंद्र है। मोदी को 100% यकीन है कि केवल सही बात। योगी आदित्यनाथ की वजह से हमारी पराजय हुई है। हुँ, और इसके लिए पूरा योगी आदित्यनाथ के दरवाजे में पराजय का ठीकरा फोड़ने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी की, अमित शाह ने। उसमें हुँ, नरेंद्र मोदी भी शामिल थे उस तैयारी में। ये हो ही नहीं सकता कि नरेंद्र मोदी न चाहते तो ऐसा होता। वो पूरा जो उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष ने भूपेंद्र चौधरी ने जो हुँ, जांच समिति बनाई थी, उस जांच समिति की आप पूरी रिपोर्ट पढ़ लीजिए, फाइंडिंग्स देख लीजिए। सारी फाइंडिंग्स कह रही हैं कि भाई मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार की वजह से हम लोग हारे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई गई कमेटी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की वजह से हमारे। हुँ, अच्छा, चूंकि राजनीति का चक्र कुछ इस तरीके से चला कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नरेंद्र मोदी को सबक सिखाना चाहता था, तो उसने सबक और भी कई तरीके से सिखाया। एक तरीका यह भी था कि उसने तय कर दिया कि हम योगी आदित्यनाथ को इन्हें नहीं हटाने देंगे, इसलिए ये बच गए। अगर संघ इस तरह का हस्तक्षेप नहीं करता, तो मैं आपको पक्का यकीन दिलाता हूं इस वक्त वो गोरखपुर अपने मठ में पूजा अर्चना कर रहे होते। संघ ने बचा लिया। हाँ, संघ ने इनको बचा लिया। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है, संघ ने इनको बचा तो लिया, लेकिन अब संघ को ये नहीं पता था कि हमें जैसे ही बचाएंगे इनकी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा और भी ज्यादा बलवती हो जाएगी। हुँ, अच्छा, अब इन्होंने उसके बाद कांवड़ियों वाला पहले मसला उठाया, वापस आने के लिए, वापसी के लिए कांवड़ियों वाला मसला उठाया। और फिर हर तरह के हथकंडे और जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल करके उपचुनाव जीते। और उसके बाद कुंभ वाला मामला, कुंभ का प्रपंच इन्होंने शुरू कर दिया। अब आप सोचिए, संघ को भी लगता है, उसके बाद संभल वाला जो कांड किया था उसमें संघ के मोहन भागवत की सारी बातें दरअसल बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ की आलोचनाएं थी। तो संघ को भी लगता है कि इस बंदे को हमने बचा तो लिया, वरना मोदी जी सैक कर देते इसको, लेकिन है ये लूज कैनन, ये हमारे भी बस में नहीं आएगा। जो कि तो बच में बन गया। संघ भी इनको दिए जाने हाँ, वाले समर्थन के ऊपर मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो लोग भी पुनर्विचार कर रहे होंगे। अब संघ को लगता है कि भाई एक तरफ तो नरेंद्र मोदी ये जो कुआं है और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ है ये खाई है। तो संघ ने अभी इस मामले में अपनी गतिविधियां रोक दी हैं। जब भाजपा पे पूरा वो कब्जा कर लेंगे अपना, मोहन भागवत जब भाजपा के संगठन पे पूरा कब्जा कर लेंगे नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद में, तब वो सोचेंगे कि योगी आदित्यनाथ से कैसे निपटे और नरेंद्र मोदी से कैसे निपटे। बात सही है। बीजेपी के हाँ, कुछ दिन अच्छे नहीं ये चल रहे उधर। ये पूरा मेरे ख्याल से ये, अगर आप सरल भाषा में कहें, जनता की समझ में आ जाए, तो ये पूरा पूरा परिदृश्य इस प्रकार का है। बिल्कुल ठीक बात है। इधर बीजेपी के दिन भी कुछ अच्छे नहीं चल रहे। ट्रम्प चाचा ने कह दिया कि जो सहायता राशि की बात हो रही है वो तो हमने अपने प्रिय दोस्त मोदी को दी है। बीजेपी वाले कांग्रेस पे हल्ला-गुल्ला कर रहे थे लगातार, कांग्रेस को एजेंट बता रहे थे, लेकिन ट्रम्प ने तो अपने प्यारे दोस्त को अरबों रुपए दिए। कह रहा है अमेरिका ने पूरे हमारे प्यारे। पूरी पूरी बीजेपी सरकार और भारतीय जनता पार्टी केंद्र की, जिसे कहते हैं नहीं कि वो सकपका गई है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी को तो वो गाली दे सकते हैं, सोनिया गांधी को गाली दे सकते हैं, खड़गे को गाली दे सकते हैं और विपक्ष को गाली दे सकते हैं, ट्रंप को कैसे गाली दें? हुँ, अब ट्रंप ने जो कह दिया है उसके बाद तो अब क्या बचा? आप सोचिए। जो कुछ भी, जितना अमित मालवीय ने कहा था, जो कुछ निशिकांत दुबे ने कहा था और जो बातें कही गई थी, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने जो कलाबाजियां खाई थी, जो गोदी मीडिया ने जो तमाम बातें कही कही थी या कहलवाई गई थी, वो सारी बातों कोशिश की जा रही है कि उस सबको पृष्ठभूमि में किसी से डाल दिया जाए, लोग उनको भूल जाए और इस पूरे मामले को किसी न किसी से दबा दिया जाए। लेकिन मामला तो आ, उछलेगा, लोग उसके ऊपर बोलेंगे, लोग इस तरह भुलाएंगे भी नहीं, बार बार इस बात को याद दिलाया जाएगा। और ट्रंप का ये लोग कुछ कर नहीं सकते। ट्रम्प का क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ट्रंप का कुछ नहीं कर सकते।
तो ये स्थिति ऐसी है, ये दिन जो है ना, अब जो कुंभ वाले मसले के ऊपर और ये ट्रम्प वाले मसले के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, इन सबकी इतनी फजीयत हुई है, इसकी कोई सीमा नहीं है। मैंने कभी भी 2 सरकारों की, एक राज्य सरकार, देश की सबसे बड़ी प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, दोनों, एक प्रधानमंत्री और दूसरे मुख्यमंत्री, उसकी इतनी फजीयत, इसकी कोई सीमा नहीं। और मुझे तो लगता है कि इस सारी फजीयत में एक ही व्यक्ति मुस्कुरा रहा होगा चुपचाप अपने घर में बैठा हुआ या दफ्तर में बैठा हुआ, उसका नाम है अमित शाह। उसे मतलब हाँ, नहीं है दीदा। हाँ, मतलब उनके ऊपर तो कुछ भी नहीं आ रहा, उसने हाँ, तो कुछ किया नहीं। चैन की बंसी बजा रहे हो। हाँ, कुंभ के बारे में भी देखिए, उनका कोई वक्तव्य नहीं आता कभी भी। कुछ आता है वक्तव्य उनका कुंभ के बारे में? नहीं, नहीं, कुछ नहीं आया। वो कोई योगी आदित्यनाथ को बचाने के लिए कोई सफाई, कोई तर्क नहीं देते। वैसे कोई पत्रकार पूछेगा तो समर्थन ही करेंगे, विरोध तो ना करेंगे खुल के वो। सही बात है, हाँ। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा मजा अगर कोई ले रहा है, तो वो तीसरा बंदा जो है ना, वो मजा ले रहा है। अच्छा, ट्रम्प ट्रम्प क्या लग रहा है, जो ट्रम्प जिस स्पीड से भारत के बारे में पक किए जा रहे हैं, हाँ। फिर स्पीड रुकेगी या ये और बढ़ती चली जाएगी स्पीड? देखिए, ट्रम्प जो है, वो जिस तरह के बराक ओबामा थे या बिल क्लिंटन थे या जिस तरह के बाइडेन थे या जिस तरह की हिलेरी क्लिंटन है, या उससे पहले जो अमेरिका में राष्ट्रपतियों की जो परंपरा है, उस किस्म के व्यक्ति नहीं है ट्रम्प। उनका कोई राजनेता के तौर पर कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ है, ना उनकी पढ़ाई लिखाई उस तरह की है, कुछ नहीं है उनके पास। उनके पास एक शेखी बघारने की और झूठ बोलने की, उन्होंने अपने आप को शेखी बघारने और झूठ बोलने की मशीन बना लिया है। जैसे वो कहते हैं कि मेरा आईक्यू दुनिया में सबसे ज्यादा है। दूसरी बात, वो कहते हैं आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, तो एकदम लोग सब हंसते आ जाए, इस आदमी को इतिहास भी पता है। तो इस मामले में नरेंद्र मोदी, वो दोनों तकरीबन एक से व्यक्ति हैं। नरेंद्र मोदी भी अपने आप को सबसे काबिल व्यक्ति बताते हैं, वो भी अपने आप को इतिहास का छात्र बताते हैं, इसीलिए वो सिकंदर को बिहार तक ले आए थे, तो पटना तक ले आए थे। तो ये दोनों में दोनों झूठ बोलते हैं। अगर आप एक ट्रम्प के पहले शासनकाल में तो अखबार वाले वहां छापते थे ट्रम्प ने कितने झूठ बोले हैं, पूरी लिस्ट छपती थी हाँ, उसकी। आज हाँ, आज उन्होंने तक 2 झूठ और जोड़ दिए, वो जोड़ दिए। ऐसी लिस्ट मोदी जी के बारे में भी बनाई जा सकती है। इसी के साथ साथ एक दूसरा कॉलम बनाया सकता है, कितनी डींगे मारी, इसलिए मोदी जी छोटा के बारे भाई में भी डींगे, मोदी जी के बारे छोटा में भी भाई कॉलम बनाया सकता है। छोटा भाई बनाम बड़ा भाई। हाँ, और लेकिन मोदी जी तो पॉलिटिशियन है, राजनेता है, सारा प्रशिक्षण उनका एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे हुआ है। लेकिन ट्रम्प इस मामले में उनसे आगे हैं, होना भी चाहिए। वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब देखिए क्या होता है। ट्रम्प कुछ भी बोल सकते हैं, मोदी इसीलिए चुप हैं। अगर उन्होंने कुछ भी बोला तो ट्रम्प गुस्से में आ गए, ऐसी कुछ बात बोल देंगे, इसकी और तो और बेइज्जती होगी और बहुत बुरी भारी तरह पड़ फंसेंगे। जी, तो बड़ी बात है। बहुत-बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना समय दिया, आपने बातचीत की। थैंक यू। जी, नमस्कार। ये थे अभय द्विवेदी और कितने विस्तार के साथ इन्होंने समझाया। दरअसल मुख्यमंत्री का जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन दिल्ली, वो कहीं न कहीं खत्म हुआ इस कुंभ के बाद। आप मेरी बात से सहमत हो तो अपना प्यार भरा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और जॉइन कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।